तो हमने jQuery को पढ़ा था कि jQuery इज नॉट अ सेपरेट थिंग देन दैट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। ये एक जावास्क्रिप्ट ही की लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी का मकसद क्या होता है? चीजों को आसान बना देना। यानी जो काम हम जावास्क्रिप्ट के साथ बड़े लंबे चौड़े तरीके से करते थे कि हमें सब कुछ खुद करना पड़ता था, अब लाइब्रेरी ने आधा काम हमारे लिए क्या कर दिया? आसान कर दिया। कैसे? हमने कुछ उसके ग्लिम्स देखे थे, झलक देखी थी कि jQuery कंसिस्ट ऑफ, यानी कोई भी लाइब्रेरी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन फंक्शंस जिनको हम अपना मकसद अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वही फंक्शनैलिटी हम प्लेन वनीला जेएस में लिखना शुरू करें तो बिल्कुल हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफी एडिशनल काम करने पड़ते हैं। जैसे वो मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें काफी लंबी चौड़ी हैं। तो jQuery ने हमें शॉर्टकट फंक्शंस दे दिए। तो अब हम जितने फंक्शंस jQuery के हमें ज्यादा आते हैं, उतनी हमारी jQuery में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी बात, क्योंकि jQuery को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मार्केट में आए हुए, तो बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसी फंक्शनैलिटीज जो कि एक लेमैन आदमी, एक नया नया डेवलपर लिखने में बहुत दिक्कत और डिफिकल्टी फील करता है, jQuery ने उसको बहुत आसान कर दिया है। और jQuery को इस्तेमाल करते हुए एक्सपर्ट डेवलपर्स ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लगइन्स लिख कर रख दिए हैं। उन प्लगइन्स को हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने नई टर्म बोली है, प्लगइन क्या होता है? वैसे लफ्ज प्लग इन का मतलब क्या होता है? आपने एक एक्सटेंशन लीड घर में यूज की होगी कि यू प्लग द लीड इन एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट इनफैक्ट इन अदर प्लेसेस एज वेल। मतलब आपके घर के एक कोने में एक आउटलेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आउटलेट, और आपके दूसरे कोने तक बिजली आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक्सटेंशन लीड लेंगे, उसको प्लग इन करेंगे और जिधर मर्जी लेके उसको जाके यूज करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे प्लग इन का मतलब क्या होगा? एक खास किस्म की फंक्शनैलिटी जो पहले से किसी एक्सपर्ट, यानी एक्सटेंशन लीड पहले से किसी इलेक्ट्रिशियन ने बना के रखी होती है। जब आपको जहां चाहिए होती है वहां प्लग इन करते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्लग इन का मतलब एक ऐसी फंक्शनैलिटी, एक ऐसा फीचर होता है जो किसी डेवलपर ने पहले से लिख कर रखा होता है। आप उस फीचर को अपनी वेबसाइट के साथ प्लग इन, यानी इंटीग्रेट करते हो और फिर उसको क्या करना शुरू कर देते हो? यूज करना शुरू कर देते हो। ये है प्लगइन। और वो प्लगइन किस में लिखे होते हैं ज्यादातर? जावास्क्रिप्ट और jQuery में। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट और jQuery की बेसिक्स आती हैं तो वो प्लगइन्स इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होते हैं। प्लगइन्स में क्या होता है? वही चीज, प्री रिटन फंक्शंस। और फंक्शन क्या होता है? आपने शुरू में इसकी डेफिनेशन सुनी होगी, इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट, processes that input and gives you the refined output। और अब तो हमने देख ही लिया है कि ये एनिमेट नाम का क्या है? एक फंक्शन है। ये इनपुट में क्या लेता है? एक पूरा ऑब्जेक्ट। और आउटपुट में क्या देता है? वो इफेक्ट, यानी उस पर्टिकुलर चीज को इन कॉन्फ़िगरेशंस की बेस पे एनिमेट करता है वेब पेज के ऊपर। यू गॉट द पॉइंट ऑफ jQuery? ठीक। अच्छा, आज हम एक छोटा सा एस्पेक्ट jQuery का और करेंगे और फिर हम प्लग इन इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। यानी ये आज का लेक्चर भी जो है वो बेसिकली jQuery की कंटिन्यूएशन ही है, जो हमने लास्ट टाइम जहां पे छोड़ा था। अभी तक हमने जितना काम भी किया है वो हमने किया है HTML के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूं कह सकते हैं प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं। यानी कोई डिव हो गया जो सिर्फ दिखाई देती है, जिसके साथ, या कोई बटन हो गया, या कोई H1 हो गया, ULLI हो गया, सेक्शन हो गया, हेडर फुटर हो गया, ये सारे। आज तक हमने किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट है उसको जावास्क्रिप्ट के, यानी अभी तक जो हमने ज्यादा फोकस किया है ना jQuery या जावास्क्रिप्ट के साथ, हमने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके ज्यादातर क्या किया? CSS के स्टाइल चेंज किए। ऐसे ही किया ना, किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, किसी को हाइड कर दिया, किसी को नन कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया, किसी को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, किसी का फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, किसी में क्लास ऐड कर दी, किसी की क्लास रिमूव कर दी। ये सारे के सारे काम किससे मुतालिक थे? CSS से मुतालिक थे। आज हम कुछ एडिशनल काम करेंगे और वो एडिशनल काम प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको किस में करेंगे? jQuery में करेंगे। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट में भी उसी तरह के वो काम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साथ में वो बता दूं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इसको डिलीट कर दूं। जी जी। जावास्क्रिप्ट में जो हमने ये CSS लिखी हुई है, जिस तरह ये हाइट विड्थ वगैरह होती है, CSS में तो हम एक चीज अगर टाइम हमने दिया हो तो CSS में तो टाइम दे सकते हैं ना, जैसे वो इमिडिएट होके आता है। तो
तो हम CSS में टाइम देते हैं, यहाँ पे CSS के ब्रैकेट के बाद क्यों टाइम दे? अच्छा, नॉर्मली जब आपका कोई भी फंक्शन बिल्ट इन होता है ना, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, आप कोई भी मशीन बाजार से लाते हैं तो उस मशीन को ऑपरेट करने की यूजर मैनुअल साथ मिलता है ना। उस यूजर मैनुअल में क्या लिखा होता है कि इस मशीन को आपने क्या इनपुट देना है तो आपको ये क्या आउटपुट देगा। ये बात याद रखेंगे, जब भी हम कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे ना, बिल्ट इन फंक्शन, तो मैंने बिल्ट इन फंक्शन को क्या कहा था, इट्स लाइक अ मशीन। तो उसमें जो इनपुट जैसे देना है, जैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, हमें वैसे ही वो इनपुट देना है। यानी आपका सवाल है कि हमने टाइम यहां बाहर क्यों दिया है, तो आप देखें कि ये पर्टिकुलर फंक्शन है एनिमेट का, ये एक तो पूरा ऑब्जेक्ट लेता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट। दूसरे पैरामीटर में ये टाइम लेता है और तीसरे पैरामीटर में ये फंक्शन लेता है। तो इसका मतलब है कि ये एनिमेट का फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। ये बात हमें किसने बताई? ये हमने कॉपी कहां से किया था? jQuery की डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? वो उस यूजर मैनुअल जैसी होती है जो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी भी मशीन के साथ मिलता है कि जी इस मशीन को ऑपरेट करना है तो ये इंस्ट्रक्शंस है। तो अब आपने जो कहा जी कि हमने CSS के ऑपोजिट करके इसको टाइम फंक्शन से बाहर दिया, एक्चुअली हमने फंक्शन से बाहर नहीं दिया, हमने इस एनिमेट के फंक्शन में 3 पैरामीटर पास किए। तो एनिमेट के फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये बताया गया कि ये 3 पैरामीटर्स लेगा। कौन कौन से? पहला पैरामीटर ये लेगा ऑब्जेक्ट, दूसरा पैरामीटर लेगा ये टाइम। अच्छा, टाइम भी डॉक्यूमेंटेशन में कहा है कि मिली सेकंड में आप देंगे, यानी इसे सेकंड, मिनट या घंटे में नहीं दे सकते। ये भी किसने बताया? जिसने ये मशीन बनाई है। तो जब भी आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं ना, तो आपको उस बिल्ट इन फंक्शन के सारे प्रोटोकॉल्स को पूरा करना पड़ता है। हाँ, अगर ये फंक्शन यूजर डिफाइंड होता, मैंने खुद डिफाइन किया होता, तो फिर मुझे पता था ना कि कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करने हैं। तो फिर जब वो फंक्शन कोई बंदा कॉल करता तो वो उतने ही पैरामीटर पास करता जितने मैंने अलाउ किए हुए हैं। ये जवाब है इसका। अब सवाल ये है, अच्छा अब आप इजाजत दें तो मैं जरा इसको क्लोज कर दूं डिलीट, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है और आपके पास में भी आपने इसको ट्राई भी किया होगा या प्रैक्टिस भी किया होगा। आज पहली दफा हम ये काम करेंगे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पी है और इस पी में लिखा हुआ है टेस्ट, और अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये टेस्ट है। अब अगर मैं इस पी के कंटेंट को टेस्ट के बजाय हेलो कर दूं, आई कैन डू दैट इजीली, ठीक। लेकिन अगर यही काम मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए करना चाहूं, मिसाल देता हूं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे जी ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश है, स्वान की प्रॉब्लम की है, स्वान हेलो लिखिए तो मैनुअली लिख लो, जावास्क्रिप्ट के जरिए चेंज करने की जरूरत क्यों है। तो मैं मिसाल देता हूं, मैंने एक बनाया है जी बटन, और मैंने उसे कहा जी CHANGETXT, कुछ भी टेक्स्ट लिख दें, और मैंने कहा जी इस पे आप इसको दे दें ID CHNG और TXT। तो मैंने कहा जी कि आप इसको पहले टारगेट करें बटन को, और फिर बटन पे एक इवेंट लिसनर ऐड करें, और फिर जब उस बटन पे क्लिक हो तो ये हेलो चेंज होकर क्या बन जाए, टेस्ट बन जाए। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट चेंज करना हो तो ये काम आप आज से पहले हमने नहीं पढ़ा। आज से पहले हम क्या पढ़ते थे? स्टाइल चेंज करना पड़ते थे, टेक्सचुअल कंटेंट चेंज करना हमने नहीं पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, मैं ये कहता हूं जी कि डॉलर साइन का क्या मतलब है? jQuery, वेरी गुड। और इसके अंदर क्या देना होता है मुझे? सेलेक्टर, और सेलेक्टर अगर आईडी है तो मुझे वो सेलेक्टर भी यूज करना होता है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये वाली लाइन? एक ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करेगी, यानी वो HTML का एलिमेंट आपको बतौर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना। तो आप इसको लेट तो वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, कि यानी हम उसमें जो चीज वो हमें रिटर्न करेगा वो हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे कह देता हूं जी कि BTN। तो अब जो कुछ इसने रिटर्न किया वो इसने कहां सेव कर लिया? BTN के वेरिएबल में। अब नीचे जाएं और मैंने कहा जी कि BTN डॉट ऑन, क्योंकि jQuery का स्टाइल ये है इवेंट लिसनर या अटैच करने का। तो मैंने कहा जी ऑन पे क्या है? मैंने कहा जी क्लिक, और क्लिक पे क्या करे? फंक्शन ऐड कर दे या फंक्शन इसके साथ अटैच कर दे। और इस फंक्शन में, अच्छा सबसे पहले कोशिश ये क्या करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इधर ही फंस जाते हैं, उनका एरर यहीं स्टक होता है। तो आप पहले क्या करें, अलर्ट करके चेक कर लिया करें कि यहां तक ठीक चल रहा है आपका, क्लिक इवेंट फायर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप वैसे खाम में इधर हेलो लिख के चेक करें कि क्या जब मैं क्लिक करूंगा तो हेलो वो जो पॉपअप बॉक्स है वो फायर होगा। तो ये तसल्ली होगी कि यहां तक जो लिखा है वो आपने ठीक लिखा है। अब इसके बाद आगे का काम शुरू करें, क्योंकि अक्सर लोग इधर ही फंसे होते हैं,
और आगे वो बहुत सारा कोड लिख चुके होते हैं, मसला इधर ही होता है कि उनका टारगेट ही सही नहीं हुआ होता है एलिमेंट। तो यहां तक चेक हो गया, इफ एवरीथिंग इज वर्किंग। अब मैं क्या कहता हूं, जब मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हेलो से क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए, या हेलो से एबीसी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर डिव का, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का, किसी पर्टिकुलर, सबका एक ही तरीका है कि उनके अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब जिसका टेक्स्ट चेंज करना है उसको भी तो पहले मुझे टारगेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी वंस अगेन, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो सिर्फ ये कर लें पी। तो क्योंकि एक ही पी है तो वही सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप इसको क्लास आईडी दे दें, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि सेलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं ना। तो अब आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, जिस मर्जी तरीके से सेलेक्ट करें आप। तो मैं आपके मुताबिक इसको आईडी दे देता हूं, पैरा दे देता हूं, यानी पैराग्राफ से मुराद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लेता हूं विद एन हैश PARA पैरा। अब मैं क्या करता हूं, डॉट। अच्छा याद रखें कि जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते थे ना, तो उस अस्सलाम वालेकुम जी, एम आई बैक? जो भी है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। तो ये बिजली का इशू आपकी तरफ भी है? हमारे यहाँ तो आजकल 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है। दिस हैपेंस वाज़ बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बहरहाल एनीवेज़, मैंने जहाँ से छोड़ा था वो ये पॉइंट था कि अच्छा, मीटिंग इज़ स्टिल रिकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ से छोड़ा था वो ये वाला पॉइंट था गालिबन। लेट मी ओपन इट अगेन। दैट्स बैड, दैट इज़ बैड।
ये पॉइंट था। अब हमने मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट में जब किसी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना था ना, तो हम क्या करते थे, एलिमेंट को सेलेक्ट किया, डॉट स्टाइल लिखते थे, वेरी गुड, और डॉट कोई भी एक प्रॉपर्टी का नाम लिखते थे, जैसे कलर लिखते थे और इक्वल्स टू रेड लिखते थे। जेक्यूरी में ये चीज चेंज हो चुकी है और आसान कर दी गई है। जेक्यूरी में अगर आपको कभी लिखना हो, वैसे तो आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, एलिमेंट को सेलेक्ट किया और इसने हमें बिल्ट इन फंक्शन दे दिया डॉट सीएसएस का। तो बिल्ट इन फंक्शन यही होता है, और ये कहता है जी कि आप डॉट सीएसएस के फंक्शन में सीएसएस की एक ऑब्जेक्ट पास करें और इस ऑब्जेक्ट में जितनी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी, कलर इज गोइंग टू बी रेड, और अगर मैं यहां पे आता हूं तो इस पे ये कलर रेड होना चाहिए था, विच आई वाज एक्सपेक्टिंग, जो कि नहीं हो, सॉरी, ओ यस, वो इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने ये सारा कुछ कहां लिखा है, क्लिक इवेंट के अंदर लिखा है। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। यानी ये देखें, ये कितना आसान हो गया। अब मिसाल के तौर पे इस पे मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करें। अब सिर्फ ये बात याद रखनी है, आपको ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पता है, और मैंने ये भी बार बार कहा था कि हम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, कि मैंने डॉट सीएसएस का फंक्शन था, और सीएसएस के फंक्शन में करली ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन में पास कर रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज जितनी मर्जी लिख दूं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं जी, फॉन्ट साइज लिख देता हूं, मैं इसे लिख देता हूं जी 20 पिक्सल्स, इसको स्ट्रिंग बना दें। फिर मैं लिख देता हूं जी, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड कलर, इसको मैं लिख देता हूं जी ग्रीन। तो ये देखा, ऑब्जेक्ट का स्टाइल तो वही है ना, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, और ये सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता है। और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हैं तीनों चीजें बढ़ गई हैं, कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, और तो सीएसएस में ये स्टाइलिंग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। अगर हम बाकी उसमें करते तो क्या करते, हर एक को पैरा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, पैरा डॉट सर स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, पैरा, सजेशन में नहीं, सॉरी, ये हम प्रॉपर्टी कोई भी लिखते हैं, ये इनके नाम सजेशन में नहीं आते, जैसे हम सीएसएस में लिखते थे, नीचे सजेशन में नहीं सारी नहीं चीजें नहीं आ नहीं जाती। नहीं नहीं, वो इसलिए कि वो सीएसएस आप सीएसएस की फाइल के अंदर लिखते थे, ये आप सीएसएस किसके अंदर लिख रहे हैं, जावा जावास्क्रिप्ट के के अंदर अंदर। लिख रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर ना लिखें, सीएसएस की क्लास अलग बना लें और वही ऐड क्लास और रिमूव क्लास वाला सीन करें, फिर सजेशन आपको मिलेंगे। इधर सजेशन नहीं मिलेंगे आपको, वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि इस फाइल की एक्सटेंशन डॉट जेएस है, तो डॉट जेएस फाइल की एक्सटेंशन में सीएसएस की सजेशंस डजंट मेक सेंस। अच्छा, ये तो वैसे जिक्र छिड़ गया, तो मैंने कहा चलें बता दूं कि सीएसएस उधर स्टाइल अप्लाई करने का जावास्क्रिप्ट में, और इधर आसानी क्रिएट कर दी है। असल चीज कुछ और बतानी थी कि क्लिक पे मुझे क्या चेंज करना है, टेक्स्ट। तो यहां पे जब आप इस पे डॉट करेंगे तो इस पे आप TEXT, अच्छा हाँ, एक चीज और जोबिया, आपके सवाल पे थोड़ी सी एक्सटेंशन है कि यार ठीक है, सीएसएस की सजेशन नहीं आती तो ना आए, जेक्यूरी की सजेशन तो आनी चाहिए ना, क्योंकि जेक्यूरी तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये टूल की लिमिटेशन भी हो सकती है, यानी वीएसएस कोड इतना इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो स्टैंडर्ड चीज है, पूरी दुनिया में जानी पहचानी है। जेक्यूरी एक ऑप्शनल चीज है कि आप इसे यूज करें या ना करें, आपकी चॉइस है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की सजेशंस अवेलेबल होती हैं, जेक्यूरी की सजेशंस अवेलेबल। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हमें यहाँ एक्सटेंशन पैनल में मे बी जेक्यूरी की सजेशन का कोई एक्सटेंशन मिल जाए, हम वो एक्सटेंशन डाउनलोड करें तो हमें जेक्यूरी के सजेशन भी आना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे वैसे तुक्का, मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है, लेकिन तुक्का लगा के चेक करता हूँ कि इफ देयर इज एनी देन आई कैन इंस्टॉल इट एंड देन आई विल सी द सजेशंस। मैं लिखता हूँ जी जेक्वेरी, तो जेक्यूरी से रिलेटेड जितनी सजेशंस होंगे ना वो आपको दिखाई देंगी। अभी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डाउनलोड्स किसके हैं, जेक्यूरी कोड 1.8 मिलियन डाउनलोड्स है, और ये करता क्या है, ओवर 130 जेक्यूरी कोड स्निपेट्स। कोड स्निपेट्स क्या होते हैं, कोड चंक, छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज, ये आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये इंस्टॉल कर लूं, अच्छा इसको ओपन करें और इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लें, ये क्या कहती है, ये क्या करेगा। आप यहां से ना किसी भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करें, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो ये देख रहे हैं आप कि ये जेक्यूरी की सारी सजेशंस देगा आपको,
और ये आपको बता रहा है कि FUNC लिखेंगे तो एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर देगा, JQ आफ्टर लिख देंगे तो इंसर्ट कंटेंट स्पेसिफाइड। तो ये सारी सजेशंस भी दी हैं, नीचे हैं, थोड़ा सा मजीद गाइडलाइन लें। तो इस तरह जब आप किसी चीज की सजेशंस आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि आए, तो आप उसकी क्या करें, कोशिश करें उसकी कोई एक्सटेंशन ढूंढने की। ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो सजेशंस है जो हमें चाहिए, ये तो कोड स्निपेट्स क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन दिस। तो अगर आप इसमें किसी और को भी देख लें, यहाँ पे जाके jQuery, उन सजेशंस को बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। तो मैं पूछ रहा हूं इससे जी कि मुझे कोई ऐसी क्यूरी दो जिसमें इंटेलिजेंस फॉर JS इवेंट लिसनर्स। अब ये JS है तो इसका मतलब हमें श्योर नहीं है कि jQuery का भी है या नहीं है, तो आपको इस तरह थोड़ी सी R&D करके इसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोवाइड करता है जो चीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, फिर ये क्या कह रहा है जी, अ बंच ऑफ स्निपेट टू इजीली माइग्रेट टू वनीला JS, jQuery कोड स्निपेट फॉर मेकिंग इजियर टू एंटर रिपीटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, jQuery कंपोनेंट्स फॉर हाईलाइट। तो ये हमें ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी कि क्या कोई है या नहीं है। तो मैंने इससे पहले कोई इस तरह की इंटेलिजेंस यूज नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन सी सूटेबल है। बहरहाल दिस इज द काइंड ऑफ आंसर फॉर यू टू सर्च इट फॉर। बहरहाल बैक टू द पॉइंट। तो मैंने करना क्या है कि मैंने कहा जी पैरा, यानी ये वाला पैरा सेलेक्ट करो जिसकी आईडी क्या है पैरा, और फिर डॉट, हर एलिमेंट का, हर टेक्सचुअल एलिमेंट पे एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद होता है। ये टेक्सचुअल एलिमेंट है ना, पी इवन नॉन टेक्सचुअल पे भी अवेलेबल होता है, यानी डिव के अंदर भी कंटेंट चेंज करना हो तो अवेलेबल होता है। यानी दो फंक्शंस होते हैं, ये आप याद रख लें। किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर दो फंक्शन लगा सकते हैं, एक डॉट टेक्स्ट और एक डॉट HTML, बल्कि तीन कर ले, इसके अलावा कोई यूज नहीं करेंगे आप मोस्टली जिस लेवल पे आप हैं। एक डॉट टेक्स्ट, दूसरा डॉट HTML और तीसरा डॉट वैल, VAL वैल। बस ये तीन फंक्शन याद रखें। तो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया P, इसके साथ क्या लिखा, डॉट TXT, और मैंने इसके अंदर लिख दिया कोट्स में टेस्ट। अभी क्या लिखा हुआ है, हेलो, क्लिक करें, टेस्ट आ गया। सिंपल है ना, कि किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करें और उसका डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि नहीं यार ठीक है, मैं इसके अंदर टेक्सचुअल कंटेंट, यानी आप पूरा पैराग्राफ लिख दें, हेलो आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग JS। तो आप जितना मर्जी टेक्स्ट इसमें इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर दें। अब आप चाहते हैं नहीं, मैं सिर्फ टेक्स्ट नहीं इंटर करना चाह रहा, मैं इस पैराग्राफ के अंदर फिर HTML इंटर करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? अच्छा, ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए बाय द वे, मैंने आपको कहा किसी भी HTML एलिमेंट में आप इसे डिव बना दें और डिव को नाम पैरा ही रहने दें, इट विल स्टिल डू दैट। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार, मुझे ये हेलो सिर्फ ये स्ट्रिंग नहीं लिखना, बल्कि ये स्ट्रिंग लिखना है H1 में। किस में लिखना है? तो जो आप HTML वहां लिखते हैं वो HTML यहां लिखना शुरू कर दें। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है ना डॉट टेक्स्ट, ये तो सिर्फ क्या लिखने के लिए होता है? अब ये देखिएगा, अगर इसके अंदर मैं H1 भी लिखा तो ये H1 साथ में बतौर टेक्स्ट लिख देगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं H1 बतौर ना लिखे बल्कि H1 का इफेक्ट है, यानी इसको हेडिंग बना दे, तो फिर मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, डॉट HTML। दैट्स वेरी नाइस। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो दैट बिकेम एन HTML। इसी तरह आप बहुत कॉम्प्लेक्स HTML भी लिख सकते हैं। तो अब आपको फर्क समझ आया डॉट टेक्स्ट में और डॉट HTML में। तीसरा है डॉट वैल, वो अभी जिक्र करता हूं। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि आपने jQuery में किसी एलिमेंट के स्टाइल कैसे चेंज करने हैं, jQuery में किसी टैग का कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज करना है, jQuery को इस्तेमाल करते हुए किसी टैग का HTML कंटेंट। लेकिन टेक्स्ट कंटेंट में और HTML कंटेंट में फर्क तो नजर आ गया ना इस एग्जांपल में। तो HTML कंटेंट चेंज करना है तो कैसे करना है। आखिरी चीज है वैल, और वो बड़ी जबरदस्त चीज है। हमने आज तक ये चीज तो चलिए ठीक है कवर हो गई, हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसी में है। लेकिन डॉट CSS तो स्टाइलिंग अप्लाई करता है ना, वो कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकता। ये कंटेंट चेंज करने के लिए,
देखिए ना, डॉट सीएसएस तो ये था कि आप इस हेलो का कलर चेंज कर दें, फॉन्ट साइज बड़ा कर दें। तीन फंक्शन का याद करने अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखिएगा इसने किया है, इसने बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के पैरा के अंदर H1 क्रिएट कर दिया है। ये टैग क्रिएट करना तो सीएसएस का काम नहीं है ना, वो तो क्रिएटेड टैग का स्टाइल चेंज करता है। समझ आइए बात? चले, तो फिर हम यहाँ पे जब क्लिक पे HTML दिया है, इसी HTML पे हम डॉट CSS चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इससे निचली लाइन में आके चेंज कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे और लवाजमात भी मौजूद हैं कि आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमने ये H1 का टैग तो डाल दिया, क्या हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके इस H1 को आईडी भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हैं? दे सकते हैं। ये तो योर इमेजिनेशन। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर है बात? अब हमने अगली तरफ जाना है, और अगली तरफ ये जाना है कि ये पहली दफा हम जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी में पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने इनपुट टैग हो और मैं चाहता हूं कि मैं इसको जो कुछ भी लिखूं, अच्छा मैं एक बड़ा जबरदस्त सिनेरियो क्रिएट कर देता हूं कि मैं, ये भी आपको समझ आ गया, और मैं इसे कहता हूं जी कि दिस इज गोइंग टू बी बटन है जिसपे क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। मैं इसको आईडी भी दे देता हूं, क्या, लॉगिन, और इसके ऊपर मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना देता हूं। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस दोनों को कॉपी कर लेता हूं, इन दोनों को आईडी भी दे देता हूं, आईडी यूजर नेम, और इसको भी आईडी दे देता हूं, आईडी पासवर्ड। अब मैं ये चाहता हूं इन दोनों को टेम्परेरी लाइन ब्रेक भी दे दें, आप बाद में स्टाइल करते रहिएगा, बट फॉर नाउ ठीक, इसको 2 लाइन ब्रेक दे दें ताकि बीच में थोड़ा सा गैप भी आ जाए, और इनके अंदर प्लेस होल्डर भी लिख दें ताकि थोड़ा सा, सो दैट दे कैन काइंड ऑफ मेक मोर सेंस। तो मैंने यहां पे लिखा जी प्लेस होल्डर, एंटर, यूजर नेम, और यहां एंटर, सॉरी, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड। तो अब काइंड ऑफ एक रियल टाइम सिनेरियो होगा कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां जो भी यूजर नेम एंटर करूं और जो भी ये पासवर्ड जो है, इनपुट टाइप शुड बी, क्योंकि ये पासवर्ड हिडन कैरेक्टर होना चाहिए ना, डिस्प्ले तो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट शुड आई डू, इनपुट टाइप पासवर्ड दूंगा। आज से पहले हमने ये स्टैटिक फॉर्म के एलिमेंट्स तो पढ़े हैं ना, इनपुट कैसे बनाते हैं। आज हम इनको डायनामिक करेंगे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हो और लॉगिन पे क्लिक करे, तो या तो ये आगे चला जाए या यहाँ शो हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाए कि मुझे बताया कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत है। ठीक, तो इस काम के लिए मुझे जरूरी है कि मैं ये, पहले तो मुझे पता है कि मैं इस इनपुट एलिमेंट में पड़ी हुई वैल्यू तक कैसे पहुंचूंगा। उसके लिए पहले इसको टारगेट करूंगा ना, और इसको भी टारगेट करूंगा, फिर इनके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को क्या करूंगा, ग्रैब करूंगा। ठीक, सो लेट्स कम बैक। मेरे पास जो लॉगिन का बटन है उसकी आईडी क्या है, लॉगिन, तो मैं यहां पे इसको किससे टारगेट करूंगा, लॉगिन से। फिर मेरे पास एक यूजर नेम है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर नेम को सेलेक्ट करने के लिए यहां जाओ और उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसका नाम क्या है, यूजर नेम, और इसको सेव कर दो किधर, मेक सेंस। फिर यही काम करो किसके लिए, पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड को भी सेलेक्ट करो और कहां सेव कर दो, एक वेरिएबल में। तो इन तीनों चीजों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इधर आ जाएं। अब मैंने कहा जी कि ये जो बीटीएन है इसको आप लॉगिन का नाम दे दें, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। वैसे बीटीएन भी चल जाएगा, नाम तो वेरिएबल का आपको पता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा जी लॉगिन के बटन पे क्लिक जब हो, ये फंक्शन फायर कर दे। अब इस फंक्शन के फायर होने पे हो क्या, इंपॉर्टेंट, इस के क्लिक होने पे हो क्या कि ये जो आपके पास यूजर नेम और लॉगिन पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इस यूजर नेम और, सॉरी, लॉगिन के अंदर नहीं, यूजर नेम और पासवर्ड दो वेरिएबल्स है ना, इनके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उधर देख के बताया ना, मेरे मुंह पे तो नहीं।
यूजर नेम के वेरिएबल पे और पासवर्ड के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है? ओ भाई, जावास्क्रिप्ट के सिलेक्टर या jQuery का सिलेक्टर आपको एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता? आप किसी भी HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न नहीं होता। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? कंसोल कर लिया करें फौरन आप। मैं मिसाल के तौर पे यहां पे देता हूं, जब क्लिक हो तो मुझे दिखाए कि यूजर नेम में क्या पड़ा हुआ है। तो अब आप देखिएगा, यहां पे आए, क्या दिया उसने? ये स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट, ये एक ऑब्जेक्ट शो कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है एक्सेप्ट दिस दिस दिस। तो ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी बात तो पता है ना कि जब भी jQuery का सिलेक्टर या जावा सिलेक्टर होता है वो आपको क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्रॉपर्टीज और मेथड्स। इतनी बात तो पता है ना, बेसिक सी, सिंपल। अब मुझे तो चाहिए क्या? इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू। मिसाल के तौर पे वैल्यू कैसे आएगी? मैं यहां पे लिखता हूं मिसाल के तौर पे दिस, तो मैं चाहता हूं कि जब मुझे क्लिक करूं तो मुझे यासिर मिले ना कि ये पूरा ऑब्जेक्ट मिले। मुझे पूरे ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना भाई? मुझे तो उसके अंदर पड़ी हुई क्या चाहिए? अब जरा गौर से सुनिएगा कि अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं ना और यहां से एक्सपेंड करता हूं तो थोड़ा सा नीचे आए तो एक चीज बड़े काम की, वैसे तो बहुत सारी चीजें काम की, लेकिन अभी तक हमें जो एक चीज चाहिए वो यहां से LMNOPQRST वाले में जाएं तो यहां पे आपको एक चीज मिल सकती है जिसे हम कहते हैं, अच्छा यहां पे नहीं मिलेगी। सो हम यहां पे एक और चीज पे जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि आप किसी भी टैग के कंटेंट को चेंज करना हो तो दो फंक्शंस थे, कौन कौन से? टेक्स्ट और HTML। अब ये जो टैग है इसका कंटेंट तो है ही नहीं क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। कंटेंट तो वो होता था कि एनीथिंग दैट इज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओ भाई, ये तो है ही अनपेयर टैग, इसका कंटेंट कहां से आया? तो किसी भी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसके लिए तीसरा फंक्शन है, दैट इज डॉट VAL, वैल। अब वैल क्या करेगा जरा देखिएगा गौर से। मैंने यहां लिखा जी दिस, क्लिक किया तो जो कुछ मैंने इसके अंदर लिखा वही कुछ इसने लिखा। तो मैंने कहा कितने फंक्शन याद करने की जरूरत है? 3, टेक्स्ट, HTML, वैल। समझ आ गई बात? अब मुझे इसका करना क्या है? अब जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा जी अच्छा कि ये काम आप इधर भी कर सकते हैं और ये काम आप इधर भी कर सकते हैं कि यार यूजर नेम में यूजर नेम सिलेक्ट करो और मुझे वो सारा कुछ ना दो बल्कि उसके अंदर से सिर्फ क्या दे दो। इसी तरह पासवर्ड का इनपुट बॉक्स सेलेक्ट करो और उसके अंदर से मुझे क्या निकाल के दो? वैल। तो अब अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड करूं लॉग, तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। लॉग यूजर नेम और इसमें मैं उस वेरिएबल का नाम देता हूं यूजर नेम। ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगा और ये इसमें क्या पड़ी हुई वैल्यू वेरिएबल की प्रिंट होगी। सिमिलरली इसको कहें जी पासवर्ड और इसको भी कहें जी पासवर्ड। और अब आप यहां आए और यहां लिखें आप यासिर और पासवर्ड में लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप यहां लॉग करें तो देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे क्या मिलना चाहिए था? दोनों की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू डू सो। तो हम क्या करते हैं, ये उठा के हम यहाँ पे इन्हीं के साथ लगा देते हैं एंड देन लेट्स सी इफ आई गेट दैट वैल्यू और नॉट। वापस आए, सॉरी, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो आई एम गेटिंग द वैल्यू। यूजर नेम ये तो वो स्ट्रिंग है और साथ में यासिर पासवर्ड। कैन यू सी दिस? इज इट ओके? अब अगली बात, हमारे पास ना प्रोग्रामिंग में
हमने फंक्शंस पढ़ लिए, हमने बाकी सारे मामलात पढ़ लिए। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसके कहीं से नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ से ऑफ होंगे। लेकिन एक हमने लूप्स पढ़ लिए, हमने फंक्शंस पढ़ लिए, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन एक हमने एक स्ट्रक्चर छोड़ दी है और वो है इफ एल्स। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है कि हम किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कंडीशन की बेस पे कॉल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं जी कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, बहुत सारी मिसालें मैं सिंपल सी देने की कोशिश करता हूँ कि हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जी, मिसाल के तौर पे जी कि लेट एज ऑफ अ पर्सन इज 45। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये बंदा जिसकी एज 45 है वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इन कामों के लिए हम जब ये कंडीशन का लफ्ज आ जाए ना कि अगर ये हो तो ये काम कर दो, वरना ये काम कर दो, तो हमारा सिनेरियो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है कि अगर हम ये चेक करें कि बंदे की एज 45 से कम है या 45 ज्यादा हो गई है, कि 18 से कम है, तो वो अपने CNIC अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर 18 से ज्यादा तो वो एलिजिबल है। तो इस काम के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक स्ट्रक्चर होता है कि इफ एज, यानी इस एज को हम रेफर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो फिर ये करो, एल्स ये कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर, और इसका सिंटैक्स लिखने का अंदाज, तरीका ये होता है कि पहले आप इफ लिखें, फिर पैरेंथेसिस में आप कोई भी कंडीशन दें। अच्छा, कंडीशन किसको बोलते हैं? कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिस बताता हूँ ना, अभी पहले दो समझ लो ना भाई, मुझे इससे पहले एक बतानी चाहिए थी, मैं डायरेक्ट 2 पे चला गया, ये भी शुक्र। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमेशा इफ के साथ आप ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन किसी भी रिलेशनल एक्सप्रेशन को कहते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन उस मैथमेटिकल टर्म्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिनमें या ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, इनमें से कोई भी सिंबल लगा हो तो वो क्या बन जाती है? कंडीशन। कंडीशन अपना आंसर या यस में देती है या नो में देती है, यानी इसका आउटपुट हमेशा बूलियन होता है। मुझे बताएं आपकी एज क्या है? 19 है। तो अगर मैं कहूं कि योर एज इज ग्रेटर देन 18, इसका रिजल्ट क्या होगा? योर एज इज ग्रेटर देन 18, तो इसका आंसर ट्रू होगा। और अगर मैं कहूं योर एज, आपने कितना बोला है? 18? अच्छा अच्छा, तो योर एज इज ग्रेटर देन 18 तो क्या हुआ? ट्रू। और अगर मैं कहूं कि योर एज इज लेस देन 18 तो क्या हुआ? फॉल्स। तो इसका मतलब ये जो ग्रेटर देन 18 लेस देन 18 बोल रहा हूं, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये कंडीशन है जिसका आंसर या ट्रू में होता है या फॉल्स में होता है। तो ये जो इफ स्ट्रक्चर है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। तो अगर एज, यानी इस केस में एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 18, तो यहां क्या कंपेयर होगा? 18 इज ग्रेटर देन 18, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा ना भाई, 18 से बड़ा होता है? नहीं बड़ा होता ना, तो ये फॉल्स होगा। तो ऐसे केस में अगर हम यहां 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिख दें, मिसाल के तौर पे एलिजिबल, और इस केस में लिख दें नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ये कंडीशन अपना आंसर ट्रू में देगी तो इफ वाला कोड ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स वाला कोड ब्लॉक चलेगा। और आपने कहा जी कि अगर ज्यादा केसेस हो तो फिर ये भी होता है कि इफ, एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर एल्स इफ, उसके अंदर फिर कंडीशन। तो जितनी कंडीशन चेक करनी है, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, जब सब कंडीशन खत्म हो जाए तो आखिरी वाले को क्या लिख दें? आखिरी वाला एल्स लिख दें। समझ आई बात? यहां पे आप अपनी कंडीशन जो बाकी हैं वो लिख दें। तो बहरहाल हम अभी से एक पे रखते हैं, जरूरत पड़ी तो हम उस पर ले जाएंगे।
ठीक, अब ये अगर आपको इफ एल्स समझ आ गया ना, तो मैं यहां पे आता हूं, ये समझाने का मकसद क्या था, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या यूजर, अभी देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, यहां मसला क्या हमारे साथ, अगर मैं यूजर नेम में और पासवर्ड में कुछ भी एंटर ना करूं और लॉगिन में एंटर कर दूं तो कुछ भी नहीं आएगा और यूजर को भी कुछ नहीं पता लगेगा क्या हुआ। मिसाल के तौर में कंसोल ऑफ कर देता हूं, कोई बंदा आता है आपकी वेबसाइट पे, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है और लॉगिन पे क्लिक करता है, ना ये अगले पेज पे जाता है, ना कोई एरर शो करता है, तो यूजर को क्या पता लगेगा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि अगर ये या ये, इन दोनों में से कोई एक भी खाली है तो ये सबमिट ना करने दे बल्कि एरर शो करे। इसके लिए हमें चाहिए होगी इफ कंडीशन। तो मैं ये कहता हूं कि इफ कंडीशन ट्रू हो तो ये करो, एल्स ये कर दो। तो कंडीशन ट्रू होने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार यूजर नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको चेक करो, इफ इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब अगर खाली है, यानी जब क्लिक हो तो पहले जाके चेक करो कि क्या यूजर नेम की वैल्यू एम्प्टी है, और इसके बाद आप दो पाइप सिंबल यूज करेंगे, इसका मतलब होता है और ऑपरेटर। फिर मैं कहता हूं जी कि अगर ये पासवर्ड की वैल्यू जो है इसको भी चेक करो, ये और का मतलब ये है कि ये या ये, इन दोनों में से अगर कोई एक भी खाली हो यानी एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो यहां पे क्या कर दे, फिलहाल मैं अलर्ट शो कर देता हूं कि अलर्ट प्लीज फिल द फील्ड्स। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज अलर्ट करे, अलर्ट कंग्रेचुलेशंस। तो अब अगर ये दोनों फील्ड्स खाली होंगी या इन दोनों में से कोई एक खाली होगा तो क्या मैसेज शो करेगा, प्लीज फिल द। और अगर दोनों में कोई खाली नहीं होगी तो फिर, अब अगर मैं यहां पे जाऊं, वो क्या कह रहा है, प्लीज फिल द फील्ड्स। और अगर मैं एक को फिल कर भी दूं, दूसरे के ना करूं, तो वो फिर कह रहा है प्लीज फिल द फील्ड्स। और अगर मैं दोनों को फिल कर दूं, तो आपने अक्सर देखा होगा वो चीजों में लॉग इन लॉग आउट, उसमें तो खैर बैकएंड भी इन्वॉल्व होती है लेकिन बेसिक चीजें। अब ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक सी, यानी मैं अब ये कर रहा हूं कि जो चीजें जितनी आपको पढ़ा चुका हूं कोशिश कर रहा हूं उन सारों को समेट के एक छोटे से मिनी प्रोजेक्ट में अप्लाई करके दिखाऊं। अब मैं चाहता हूं कि यार ये एरर, ये जो पॉपअप है ना, ये बड़ा भद्दा सा लग रहा है, इधर एरर ना दिखाए बल्कि अगर इन दोनों में से कोई फील्ड मिस हो तो वो इसी का बॉर्डर रेड कर दे। इंटरेस्टिंग ना। ये आपने दो तो क्यों यूज किए, दो पाइप्स और दो डबल। अच्छा, और का सिंबल है ही दो पाइप्स, सिंटेक्स का पार्ट है। किधर, ये वाले, ये, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए दो इक्वल ही लगते हैं। प्रोग्रामिंग में एक इक्वल का मतलब इक्वल नहीं होता, एक इक्वल का मतलब असाइनमेंट होता है कि आप एक वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर दें। जब आप दो, सारे अगर एम्प्टी इक्वल हो, मतलब अगर खाली इक्वल हो तो एक इक्वल नहीं लगेगा। मेरे बेटा ये अगर मैं कर दूं ना तो इसका मतलब 100% चेंज हो जाता है उलट। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को इस वेरिएबल में असाइन कर दो। असाइन तो नहीं कर रहा ना, दोनों की इक्वालिटी चेक कर रहा हूं। मैथ और प्रोग्रामिंग में ये फर्क है कि मैथ में एक इक्वल को इक्वल कहा जाता है, प्रोग्रामिंग में एक इक्वल को असाइनमेंट कहा जाता है, दो इक्वल को इक्वल कहा जाता है। बात समझ आई है नहीं? चलो अच्छा हुआ। तो अब मैं एरर इस तरह शो नहीं करूंगा बल्कि मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि बॉर्डर ऐड कर दो और उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉलर साइन दिस दिस यूजर, यूजर नेम वाले को सेलेक्ट करो, सीएसएस अप्लाई करो, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करो, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड। अब अगर मैं यहां पे जाऊं, खाली छोड़ दूं, इंटरेस्टिंग। अब ये मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई है, सारी वो जो पीछे चीजें पढ़ाई हैं उनका मिक्स
अच्छा, फिर मैं कहूं जी कि अब मजे की बात है कि अगर मैं इसको फिल कर भी दूं तो फिर भी ये रेड कर रहा है। ये तो अब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, हम आगे चल के इसको मजीद कंप्लीट करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूं तो ये रेड नहीं हो रहा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि दोनों को रेड कर दो, या फिर ये करूंगा कि यहां दोनों कंडीशन एक साथ नहीं चेक करूंगा। अच्छा हाँ, ये सेलेक्ट पहले से कर लिया है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, सिलेक्शन पहले से हुई पड़ी है तो आप वेरिएबल नेम यूज कर लें। ये कह रहे हैं आप? यस यस यस। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, पासवर्ड यानी ये जो ऊपर सेलेक्ट किया हुआ पासवर्ड ये वाला, इसकी CSS चेंज कर दो, इसको भी जाके क्या कर दो, बॉर्डर कलर रेड कर दो। अब अगर मैं दोनों को खाली छोड़ता हूं और दोनों को भर देता हूं तो वो एरर गायब नहीं हो रहा, इवन हमने भर भी दिए। ठीक है, तो ये क्यों है बेसिकली, इसका तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें मजीद एडिशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक का जितना काम बताया है उसमें कोई मसला तो नहीं आया ना। बस that's the good thing. I think that's enough for today. jQuery में अब आपने काफी कुछ कर ली है कि जिसकी बेस पे आप अपने चीजें बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ी सी कुछ एक दो मीनिंगफुल चीजें बनाएं, या फिर हम कल से, जैसे हमने कमिट किया हुआ था इस वीक में, हमने वो प्लग इन इंटीग्रेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो पढ़ना है और फिर हमने इसको गुड बाय कहना है। यहां तक किसी का अच्छा, इन चीजों को ट्राई करें प्लीज, और खुद से अपने जहन में जो मैंने करवाया है तो करें ही करें, अपने जहन में जो भी आइडिया आता है डेली लाइफ में, जो अपनी वेबसाइट्स यूज करते हुए या एप्स यूज करते हुए जो चीजें भी देखते हैं सुनते हैं, उनको खुद से सोच कर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कल या परसों हो सकता है मैं आपको jQuery से रिलेटेड एक दो टास्क भी दूं और फिर प्लग इन इंटीग्रेशन की तरफ जाएं। ठीक है, इफ नो क्वेश्चन देन वी आर गुड टू एंड टुडे। ओ आई सी, हमारी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, चल रही है, सॉरी।